नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज एक इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में हम करने जा रहे हैं लास्ट सेट। यह है सेट नंबर 25। यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट 31 मई तक सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स मेंस हर तरह के एग्जाम में हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिनको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। वैसे प्राइमरली ये एमसीक्यूज हैं और आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप ईपीएफ और बैंकिंग जैसा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपके लिए हेल्पफुल है, और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं ही हैं। इसमें हमने सारे करंट अफेयर्स इकोनॉमी के ऐड किए हैं जो भी अब तक हुए हैं अप्रैल 2020 से लेके टिल डेट तक। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैंने किया है यहाँ पे, आपको सिर्फ इस सीरीज को बार बार देखना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, एक्सप्लेनेशन के थ्रू अपने क्वेश्चंस के फैक्ट्स को भी चेक करना है और साथ साथ क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके भी एक्यूरेसी टेस्ट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 25, क्वेश्चन 241। एक टर्म आई थी अभी हाल फिलहाल में, कॉमोडिटी सुपर साइकिल चल रही है। अब आपको बताना है ये एग्जैक्टली है क्या। कॉमोडिटी सुपर साइकिल एक सस्टेन्ड पीरियड होता है ऑफ एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग डिमांड ग्रोथ। कहा जाता है कुछ एक ऐसी कॉमोडिटीज होती हैं जैसे आयरन, कोई भी मिनरल जिसमें एकदम से ज्यादा ग्रोथ आ जाती है और उसकी सप्लाई नहीं हो पाती, उसको हम कहते हैं कॉमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है, कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई जो है वो बहुत कम है। इस फिनोमिनन में प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो इन प्राइसेस को, वो प्रोडक्ट्स को या फिर उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो इसके बढ़ जाते हैं। ये प्रोड्यूसर स्ट्रगल करते हैं इंक्रीज इन प्राइस को लेके। दैट कैन लास्ट फॉर ईयर्स, और ये काफ़ी सालों तक चलता रह सकता है। यानी आइडिया यही है कि प्रोडक्शन इसका बहुत कम हो जाता है, प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो प्रोड्यूसर्स कम नहीं कर पाते, इसलिए आप लंबे समय तक ऐसी चीज़ें महंगी खरीदते रहते हैं। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो बहुत सिंपल है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। डिमांड सप्लाई की बात यहाँ पे होती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा चली जाएगी और सप्लाई उसकी कम हो जाएगी तो प्राइसेस तो उसके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये प्राइसेस जो है लंबे समय तक चल सकते हैं, कभी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल। यूजुअली जैसे मैं आपसे बात करूं आयरन के लिए, अब कहा जा रहा है आयरन ओर के लिए कहा जा रहा है कमोडिटी सुपर साइकिल आ गई है, क्योंकि अब चाइना में डिमांड वापस आई है, यूएस में डिमांड वापस आई है। साथ ही साथ सरकारें जो है वो कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, पुल बनवा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो इस तरह के सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, या फिर सस्ते लोन दे रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर बने। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कहा जा रहा है कि कमोडिटी की सुपर साइकिल आ चुकी है। चलते हैं 242 की तरफ। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कौन सी नोडल मिनिस्ट्री चलाती है, मतलब किस मिनिस्ट्री के अधीन है। सोशल जस्टिस, फाइनेंस, रूरल, अर्बन। बहुत सिंपल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण अन्न योजना, हमें लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। तो आप देखेंगे 13 स्टेट्स ने अभी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, अब इसको कोविड-19 में पुअर के लिए यूज किया जा रहा है। जिन लोगों के पास राशन और फूड जैसी सेवाएं नहीं है उनको ये चीजें अवेल कराई जा रही हैं। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इसमें आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलोग्राम का सब्सिडाइज फूड ग्रेन दे रहे थे, अब आपको एडिशनल 5 किलोग्राम और मिलेगा। अब इसी के साथ साथ पीएम GKY जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का या एक्ट का। चलते हैं 243 की तरफ। विद रिगार्ड टू मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH के बारे में आपको बताना है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है होलिस्टिक ग्रोथ के लिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर की। हॉर्टिकल्चर आप समझते होंगे, फूल पौधे। ठीक है, इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। MIDH इज इंप्लीमेंटेड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन कृष्णोत्ती योजना। बहुत सिंपल है। MIDH अभी फिर से न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए। आप जल्दी से स्क्रीन पॉज कीजिए, इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल है इसका आंसर, ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ने अभी एलोकेट किया फंड। मिनिस्ट्री कौन सी? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब MH मारीगौडा जो हैं वो इसके फादर कहे जाते हैं। तो याद रखना कभी ये फैक्ट आ जाए कि फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है, तो MH मारीगौडा आप बताएंगे। हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूं तो गार्डन क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है ना, तुलसी, नीम, जो इस तरह से यूज किए जाते हैं फॉर सम काइंड ऑफ कमर्शियल पर्पस, तो उसको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहते हैं। आपने देखा होगा दलवाई कमीशन ने भी कहा है
कि अगर फार्म इनकम को डबल करना है तो फार्मर को लाइफ स्टॉक और हॉर्टिकल्चर पे शिफ्ट करो। ये व्हीट और राइस अब बहुत हो गया, अब आप उनको अल्टरनेट मैकेनिज्म दो, अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज दो। अब MIDH के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सॉरी। इसमें आप देखेंगे मशरूम, स्पाइसेस, एरोमेटिक प्लांट्स, कोको, कैशू, बैम्बू जैसी चीज़ें होती हैं। इसको मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इसको स्पॉन्सर कर रही है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन कृष्णवती योजना के अंडर आता है। इसमें 60% टोटल आउटले जो है वो सरकार देगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसलिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होने की वजह से सारा पैसा सेंट्रल नहीं देगी, याद रखिएगा। सेंट्रल सेक्टर में सारा पैसा सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट के केस में स्पेशल, और हिमालयन स्टेट्स के केस में स्पेशल स्टेटस मिल जाता है। तो वहाँ पे 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% आपकी नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन गवर्नमेंट्स देंगी, हिमालयन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स देंगी। अब चलते हैं स्वामी फंड के बारे में। स्वामी फंड न्यूज में था, ये है क्या? स्वामी फंड आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। बहुत सिंपल है। स्वामी फंड हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार ने अभी अभी इसको लॉन्च किया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल विंडो को ओपन किया है, अफोर्डेबल एंड मिडिल हाउसिंग स्वामी। इसका पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो चुका है। अब ये मुंबई में बनाया गया। इसमें क्या है, देखो गवर्नमेंट जो ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जो रुक गए हैं, जिनका कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है फंड के अभाव के चलते, और वो मिडिल इनकम या लो इनकम लेवल के हैं प्रोजेक्ट्स, उनको सरकार स्वामी फंड में से बैक कर रही है और स्वामी फंड के थ्रू वो डेवलप किए जा रहे हैं। और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की, जो PM अफोर्डेबल हाउसिंग योजना है, मिडिल इनकम कैटेगरी हाउस प्रोजेक्ट जो हैं उनको वापस से किक स्टार्ट रीस्टार्ट किया जा रहा है। तो स्वामी फंड याद रखिएगा, रियल एस्टेट सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ा हुआ है। अब कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ई वे बिल एंड फास्टैग। ई वे बिल तो हमने अलग से पढ़ा है, फास्टैग भी पढ़ा है, तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं कि दोनों के क्या फैक्ट्स हैं। ई वे बिल एक यूनिक बिल नंबर है जिसे स्पेसिफिक कंसाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर GST। ठीक है, हमने देखा था कोई भी ऐसा GST का वैल्यू, गुड्स की वैल्यू जो 50,000 से ऊपर है, किसी ने किसी को बेचा है, सेलर ने बेचा है बायर को, और उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है कंसाइनमेंट की, तो ई वे बिल लेके जाना पड़ेगा। फास्टैग जो है वो रीलोडेबल टैग है जो ऑटोमेटिक डिटेंशन करता है टोल प्लाजा पे पे करने के लिए। ठीक है, तो बिना कैश के आप टोल प्लाजा पे पैसे दे सकते हैं। अभी अभी ई वे बिल को और फास्टैग को और RFID को एक साथ, RFID पे टेक्निक थी, ई वे बिल सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है विद ई वे बिल सिस्टम, ई वे बिल सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है विद फास्टैग एंड RFID। यानी अब आपके फास्टैग के थ्रू भी ई वे की जो डिटेक्शन है वो की जा सकती है। ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है। अब आपको बताना कौन सा करेक्ट है। देखो तीनों ही करेक्ट है यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया ई वे बिल को और फास्टैग को। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे देखो बेनिफिट हो जाएगा। अब गुड्स को बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, टोल से ही पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से टोल के थ्रू कहाँ कहाँ पहुंचा है गुड्स। तो इससे क्या होता है, देखो आइडिया बस यही रहता है ई वे बिल से कि जो आपका ओरिजिन ऑफ गुड होता है और जो लोकेशन होती है, जहाँ पे डेस्टिनेशन होती है, उसके बीच में ट्रैकिंग की जा सके। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ये मैंने गुड्स दिल्ली स्टेट को बेचे हैं, ठीक है, मेरा जो बायर है वो दिल्ली में है, तो यहाँ से ट्रैकिंग हो जाएगी कि हाँ गुड्स दिल्ली ही गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मुंबई चले गए। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब 246 पे चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP के बारे में आपको बताना है। अब ये एक रिकवरी मैकेनिज्म है जिसको क्रेडिटर्स यूज कर रहे हैं अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इसमें क्या होगा, लेंडर्स जो हैं वो रिकवर कर सकते हैं बचा हुआ डेट, बचा हुआ कर्जा पर्सनल गारंटर से। आपको पता होगा जब आप लोन लेने जाते हैं तो कोई आपकी पर्सनल गारंटी भी लेता है। तो यहाँ पे ये CIRP में ये कहा गया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि अगर आपके पैसे, मतलब बैंक के पैसे फंस जाते हैं, तो पर्सनल गारंटर से पैसे निकलवा लो। ठीक है, तो जो जिसने कर्जा लिया था वो तो भाग गया, वो तो नहीं दे रहा, लेकिन पर्सनल गारंटर देगा। आपको बताना है दोनों करेक्ट हैं, बिल्कुल दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि CIRP प्रोसेस में, CIRP देखो एक प्रोसेस होता है इंसॉल्वेंसी का। ये CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को बैंक स्टार्ट करते हैं जब उनके लोन NPA हो जाते हैं और रिटर्न नहीं हो रहे होते, तो वो CIRP में NCLT या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोर्ट ले जाते हैं। अब इसको IBC में रखा गया है और अब कोर्ट ने कह दिया कि अगर खुद बोरोवर पैसे नहीं दे रहा है
तो फिर गारंटर को पकड़ो और उससे पैसे निकलवाओ। चलते हैं 247 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये न्यूज में था। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या सेस का, ये कह रहा है कि स्टेट्स को, जब हमने देखा हम जीएसटी रिजीम पे शिफ्ट किए तो स्टेट्स को कुछ रेवेन्यू लॉस हुआ। अब सरकार कह रही है कि जो स्टेट को रेवेन्यू लॉस हुआ है, मतलब स्टेट कह रहा है पहले हम सेंट्रल टैक्सेस प्लस स्टेट टैक्सेस मिला के 150 रुपये टैक्स कमा लेते थे, जीएसटी के टाइम पे हमें 130 रुपये मिल रहा है टैक्स। अब 20 रुपये का हमारा नुकसान है, तो सरकार ने कहा ठीक है, आपके इस नुकसान की भरपाई के लिए हम कंपनसेशन सेस लगा देते हैं लोगों पे, इससे जो पैसा आएगा वो हम आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये कंपनसेशन सेस जो है ये जीएसटी के साथ, मतलब जीएसटी के अमाउंट के ऊपर लगाया जाता है। लेटेस्ट से आपने कोई गुड्स खरीदे, 18% जीएसटी है प्लस उस पर एक कंपनसेशन सेस लगेगा। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है। देखो दोनों ही करेक्ट हैं। अभी रिसेंटली 43rd गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है उसको लगाने की बात की गई। ऑब्जेक्टिव बस यही है कि जो रेवेन्यू लॉस हुआ है 2017 से 5 साल तक जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको ये सेस भरपाई करेगा। अब ये ओवर एंड अबव जीएसटी अमाउंट लगाया जाता है। ठीक है, जीएसटी जो भी आपका होता है गुड्स पे उसके ओवर एंड अबव लगाया जाता है। अब चलते हैं 248 पे। विद रिगार्ड टू करेंसी स्वैप फैसिलिटी आपको बताना है क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। ये न्यूज में रहता है, अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब करेंसी स्वैप दो कंट्रीज के बीच में होता है जिसमें एक अग्रीमेंट किया जाता है कि हम करेंसीज को एक्सचेंज करेंगे प्री डिटरमाइंड कंडीशन पे। सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो है वो एंगेज होती है करेंसी स्वैप में विद फॉरेन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, जब उनको लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना होता है फॉरेन एक्सचेंज का, यानी जब फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ जाता है तब हम करेंसी स्वैप की तरफ जाते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस करता है। ठीक है, अब आप ये समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया जब फॉरेक्स में इश्यूज हो जाते हैं, आपके पास फॉरेक्स कम हो जाता है, तो जब आपके पास फॉरेक्स कम होगा तब आपके पास बीओपी होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आएगा, यानी आपके इंपोर्ट के बिल ज्यादा हैं या एक्सपोर्ट के कम है। आपने एक्सपोर्ट में कमाए $100 लेकिन इंपोर्ट में आपको देने हैं $150, $50 आप पे कम पड़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे तो आप दूसरी कंट्री से प्री डिटरमाइंड प्राइस पे डॉलर ले लेंगे। ठीक है, जैसे श्रीलंका ने इंडिया के साथ पहले किया, फिर अब श्रीलंका बांग्लादेश के साथ कर रहा है। तो ये लेड नहीं होता, ये रिजॉल्व करता है या सॉल्व करता है बीओपी क्राइसिस को। तो थर्ड यहाँ पे आपको रॉन्ग दिखेगा, थर्ड रॉन्ग होते ही आपका आंसर बन गया ए। तो ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश ने भी किया साइन इससे पहले, ये इंडिया भी श्रीलंका के साथ लास्ट ईयर साइन कर चुका है। इसमें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में फंडा सिर्फ यही रहता है कि अब देखो श्रीलंका के पास $4 बिलियन हैं। ठीक है, लेकिन श्रीलंका की जो फॉरेक्स पेमेंट्स है वो $4.5 बिलियन की है। अब श्रीलंका देखो बाहर से लोन लेगा डॉलर में, तो श्रीलंका उसको रीपे नहीं कर पाएगा, श्रीलंका पे पहले ही पैसे नहीं, तो श्रीलंका ने इंडिया से एक तरह से सॉफ्ट लोन ले लिया। किसका? डॉलर का। इंडिया से 50 लेटर से $0.5 मिलियन ले लिए। ठीक है, अब ये $0.5 मिलियन एक प्री डिटरमाइंड रेट पे है। श्रीलंका कह रहा है हम तो 60 रुपए में ही आपसे डॉलर लेंगे और 3 साल बाद 60 रुपए में ही लौटाएंगे, चाहे 3 साल बाद डॉलर इंडिया में 100 रुपए का। तो ये इस तरह के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन भी बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए इंडिया ने दे दिया श्रीलंका को। चलते हैं 249 की तरफ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। अब आपको बताना है कि माइग्रेंट वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन इनमें से कौन से एक्ट में अब किया जाएगा। देखो, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमेंट एक्ट, इन तीनों के तहत अब ये रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्दी से आप इन सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करो, जिससे इनको गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल पाए और सोशल स्कीम्स के बेनिफिट्स ये लोग उठा पाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 की, ये भी बात करता है अनऑर्गेनाइज वर्कर की, गिग वर्कर की। अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की, ये भी बात करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की। और अगर हम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट की बात करें तो ये तो बात करता ही है कि जो माइग्रेट होके जाते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स लाइसेंसिंग के मिलेंगे। चलते हैं 250 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू खारिफ स्ट्रैटेजी 2021। खारिफ स्ट्रैटेजी आपको बतानी है। ये एक एम्बिशियस प्लान है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड टू फार्मर्स फॉर खारिफ सीजन। स्ट्रैटेजी फॉर प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट हैज बीन फॉर्मुलेटेड फॉर सोयाबीन, ग्राउंडनट अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। बहुत सिंपल है,
ये न्यूज़ में था फिलहाल, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मतलब मई के लास्ट वीक की बात है। आपको बताना है ये खरीफ स्ट्रैटेजी किसकी बात कर रहा है, ये दोनों ही चीज़ों की बात कर रहा है। अब देख लेते हैं, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने फॉर्मुलेट किया है खरीफ स्ट्रैटेजी। अभी लाए क्यों है, क्योंकि देखो एडिबल ऑयल्स की सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं फार्मर्स को खरीफ सीजन की दी जाएंगी, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये जो बेसिकली इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि सोयाबीन और ग्राउंडनट जो है उसके लिए भारत में सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए, हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का भी पार्ट है, मतलब उसी का पार्ट है, ऑयल सीड्स और ऑयल पाम को लेके। ये एडिशनल और ज़्यादा फसल खेती कराएगा ऑयल सीड्स के, और भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट बनेगा, और बाहर के इंपोर्ट्स पे, जो हमारे बाहर से आने वाले आयात हैं, इंपोर्ट्स हैं, उस पर हमारी डिपेंडेंस जो है वो कम होगी। तो यहीं पे हमारे 250 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। यहीं हमें इतना ही पढ़ना था इकोनॉमी में। आप इन सारी सीरीज को 1 से लेकर 25 सेट को फिर से देखिए, थॉरोली देखिए। 20 सेट तक एक कंबाइंड वीडियो बना हुआ है, अगले 5 सेट आप अलग अलग वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं, पीडीएफ इसके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आगे ऐसे ही किसी सेशन में, देखते रहिए इन सीरीज को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।